إن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي بدستور الدولة، سواء الدستور اللي وقعه صدام حسين ومؤمن به. ये बेबस आवाज एक ऐसे तानाशाह की है जिसने 24 साल तक अपने ही लोगों और देश पर ऐसा जुल्म ढाया जिसकी मिसालें इतिहास में भी देखने सुनने को कम मिलती हैं। हालांकि आपको जानकर इस बात की हैरानी भी होगी कि उसकी ये क्रूरता सिर्फ उस तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके बेटों ने भी ब्रूटैलिटी की तमाम हदें पार कर दी। Saddam Hussein was captured Saturday, December 13th at about 8:30 p.m. local in a cellar in the town of Adwar, which is about 15 kilometers south of Crete. और ये आवाज थी अमेरिकन डिप्लोमेट और कोएलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर पॉल ब्रेमर की। इस ऑडियो क्लिप में पॉल ब्रेमर को सुना जा सकता है, जिसमें 13 दिसंबर 2003 को अल तिक्रित इराक से सद्दाम हुसैन को पकड़े जाने की बात कही गई है। पर यह सिर्फ सद्दाम के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि एक तानाशाह के शुरुआत की कहानी भी है। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 28 अप्रैल 1937 को अल औजा नाम के कस्बे में इराक में पैदा हुआ। सद्दाम के पैदा होने से कुछ पहले ही सद्दाम का बड़ा भाई और पिता दोनों कैंसर के शिकार हो गए थे। सद्दाम को जानने वाले लोग बताते हैं कि सद्दाम की मां इस कदर डिप्रेशन में आई कि उन्होंने बच्चा गिराने की कोशिश भी की। पर इराक की बदकिस्मती कहिए या सद्दाम का सौभाग्य, सद्दाम बच गया। हालांकि मां ने सद्दाम को पैदा होते ही छोड़ दिया। ऐसे में सद्दाम के पिता का भाई यानी सद्दाम का चाचा काहिरुल्लाह तल्फा सद्दाम के लिए ऊपर वाले का भेजा फरिश्ता बनकर आया। तल्फा शायद इस बात से खुद अनजान था कि उसकी ये दया न सिर्फ सद्दाम के लिए बल्कि तल्फा के लिए जिंदगी के तमाम रास्ते आसान कर देगी। सद्दाम की मां ने इस बीच दूसरी शादी कर ली थी और उस शादी से सद्दाम के 3 सौतेले भाई भी हुए। तल्फा की देखरेख में सद्दाम की पढ़ाई लिखाई हुई और लॉ की पढ़ाई करते हुए सद्दाम ने इराक की बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। तल्फा यानी सद्दाम का चाचा भी इस दौरान में बाथ पार्टी का सदस्य था। उस वक्त सद्दाम की उम्र तकरीबन 20 साल थी और जहां एक तरफ प्रोग्रेसिव और समाजवादी सोच इराक में जड़ें पकड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इराक की पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादातर पुरानी दकियानूसी विचार वाले ट्राइबल लीडर्स जमींदार या बड़े व्यापारी हुआ करते थे। ऐसे में इजिप्ट के बड़े लीडर कमाल अब्दुल नासिर से इंस्पायर्ड सद्दाम नासिर को अपना आदर्श बना के उसी की तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इराक में भी मजबूत करना चाहता था। नासिर की लीडरशिप ने पूरे मिडिल ईस्ट का न सिर्फ नक्शा बदला लेकिन एक किस्म की क्रांति ला दी। इसमें 1950 और 60 के दशक की राजशाही खत्म होने लगी। मिडिल ईस्ट के तमाम नेशनलिस्ट नासिर के कहने पर ब्रिटिश और फ्रेंच के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। इसी दौरान जनरल अब्दुल करीम कासिम ने इराक के आखिरी रॉयल या राजा किंग फैजल और पूरे राज परिवार का तख्ता पलट करके उन्हें गोली से उड़वा दिया। कासिम खुद पीएम बन गया और 1958 से 1963 तक पीएम की कुर्सी पर जमा भी रहा। लेकिन इन 4 सालों में कासिम जिन बाथ पार्टी सपोर्टर्स और अरब की पहचान वाले मुद्दे को लेकर सामने आया था, उससे पीछे हट गया। कासिम ने कहा कि वह इराकी पहचान और नेशनलिज्म पर ही रहेगा। कासिम ने कम्युनिस्ट को साथ ले लिया और ब्रिटिश और फॉरेन कंपनीज को इराक से बाहर का रास्ता दिखाया। कासिम की खुद की कैबिनेट में 16 में से 12 लोग कासिम के खिलाफ हो गए। इस बार तख्ता पलटने की बारी कासिम की खुद की ही थी और देखते ही देखते कासिम के पांव के नीचे से कारपेट खिंच चुका था। कासिम के साथ ठीक वही हुआ जो कासिम ने इराक के राजा फैजल के साथ किया था।
कासिम और उसके साथियों को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन इससे पहले कहा जाता है कि कासिम पर पहले भी एक हमला हुआ था। कहते हैं कासिम के ऊपर इस हमले में बाथ पार्टी के मेंबर्स में सद्दाम हुसैन खुद भी शामिल था। इस पूरी साजिश में इजिप्ट के नासिर के साथ सद्दाम भी था। हालांकि हत्या की साजिश रचने वालों में सद्दाम काफी बाद में शामिल हुआ था। प्लानिंग के हिसाब से 7 अक्टूबर 1959, 7 अक्टूबर 1959 को कासिम को अल रशीद स्ट्रीट पर घेरा जाएगा और वहीं हमला होगा। एक आदमी कार में पीछे बैठे लोगों पर गोलियां दागेगा और दूसरा आदमी आगे बैठे हुए लोगों पर बंदूक चलाएगा। कहते हैं इस पूरे हमले में सद्दाम ने समय से पहले फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरा प्लान असफल हो गया। इस हमले में कासिम का ड्राइवर मारा गया और कासिम के कंधे और हाथ में गोली लगी थी। कासिम बचने में कामयाब रहा। लेकिन इस घटना के सालों बाद सद्दाम की इराक और अरब दुनिया में कहानियां काफी मशहूर हुई थीं। इस हमले के बाद सद्दाम लगभग 3 साल सीरिया और इजिप्ट में रहा। लेकिन 1963 में जब कासिम के बाद तख्ता पलटा, तब सद्दाम वापस लौट आया और तकरीबन 2 साल जेल की हवा काटी। पर 1966 में जेल से भाग निकलने में वो सफल रहा। ये सद्दाम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहां से निकलने के बाद सद्दाम को पार्टी के रीजनल कमांड का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया। सद्दाम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और उसने पार्टी में एक नई जान फूंक दी। अपने दूर के रिश्तेदार अहमद अल हसन बकर, जो उस वक्त सद्दाम से बड़ा लीडर था, उसके साथ मिलकर सद्दाम ने तख्ता पलट कर दिया। अहमद बकर खुद इराक का प्रेसिडेंट बना और सद्दाम को उसने अपना डिप्टी नियुक्त किया। सद्दाम के हाथ में सीक्रेट सर्विस से लेकर बाथ पार्टी की भी लगाम आ गई थी। लेकिन सद्दाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि इराक में जिस तरह खूनी तख्ता पलट होता रहा है, ऐसा कुछ खुद सद्दाम के साथ भी हो सकता है। ये अपने आप में एक सीख थी सद्दाम के लिए। अब जरूरी था कि सत्ता हथियाने के बाद उस पावर पर काबिज कैसे रहा जाए। सद्दाम में और बाकी छोटे मोटे वक्ती तानाशाहों में शायद यही फर्क था। पहली बात कि सद्दाम जानता था कि अगर जनता उसके साथ है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। दूसरा कि सीक्रेट सर्विस से वो पूरे मुल्क की नब्ज और कहां क्या चल रहा है इसका पूरा चिट्ठा रखता था। तीसरा कि बाथ पार्टी में भी कौन उसके वफादार हैं और कौन आगे जाके उसके लिए चुनौती पेश करेंगे, इस पर भी सद्दाम का पूरा ध्यान था। सद्दाम की किस्मत ने भी साथ दिया और फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल हर मुल्क के लिए बेहद अहम होते गए। इराक में तेल का बहुत जबरदस्त भंडार था। देखते ही देखते इराक में ढेर सारा पैसा आने लगा और गल्फ रीजन में इराक सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर पहचाना जाने लगा। सद्दाम ने एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ काम करना शुरू कर दिया और कबीलों और शिया सुन्नी के लड़ाई में फंसे इराक को एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ने का काम किया। बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस ने इराक में सुख और समृद्धि की शुरुआत की। सद्दाम ने इस पैसे का पूरा फायदा उठाया और जिस इराक में कभी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, वहां नए स्कूल्स, कॉलेजेस खोले और कंपलसरी फ्री एजुकेशन देनी शुरू कर दी। इसके साथ ही एक बेहद मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ भी इराक बढ़ने लगा। अहमद अल बकर के हाथ में हालांकि सत्ता की पूरी कमान थी, पर पर्दे के पीछे का असली खेल सद्दाम हुसैन खेल रहा था। अहमद बकर को लोग पसंद करते थे और इराकी नागरिक उसकी बेहद इज्जत किया करते थे, पर जहां तक पार्टी का संबंध था, सब कुछ सद्दाम के हाथ में था। देखते ही देखते सद्दाम ने इराक की तस्वीर बदल डाली। जहां 1970 से पहले 2/3 इराकी मजदूरी करके गुजर बसर करते थे, वहीं ये पूरी तस्वीर 1970 के बाद देखते देखते बदल गई। इराक की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को $0.5 अरब से सद्दाम और अहमद बकर ने $multi-billion ऑयल इकोनॉमी बना दिया।
जिस इराक में कभी बिजली नहीं होती थी, अब वहां घर घर तक बिजली पहुंच गई। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगने लगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया गया। अब इराक मिडिल ईस्ट की बड़ी इकोनॉमीज और सबसे पावरफुल मुल्क के रूप में उभर रहा था। 1976 आते आते तक सद्दाम हुसैन इराक आर्म्ड फोर्सेस का जनरल बन चुका था और अब बूढ़े हो रहे अहमद अल बकर सिर्फ नाम के लिए प्रेसिडेंट थे। असलियत में लगभग सब कुछ सद्दाम की आंख के नीचे से गुजरता था। बाथिस पार्टी में भी सद्दाम ने अंदर पकड़ मजबूत कर ली थी और आर्म्ड फोर्सेस उसके हाथ में ही थी। मुखबारात, इराक की सीक्रेट सर्विस भी सद्दाम के कंट्रोल में थी। 16 जुलाई 1979, 16 जुलाई 1979 को सद्दाम ने अल बकर पर बेहद दबाव बनाया और अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अब सद्दाम खुद राष्ट्रपति बन चुका था, पर अभी भी कुछ और काम करने बाकी थे। इसके ठीक 6 दिन बाद यानी 22 जुलाई 1979 को सद्दाम ने अपनी पहली चाल चली। उसने पार्टी के मेंबर्स की एक मीटिंग में एक लीडर से एक कन्फेशन पढ़वाया, जिसमें उस लीडर के साथ 68 और लोग साजिश करने वाले पाए गए। ये कॉन्स्पिरेसी बाथ पार्टी और इराक के खिलाफ थी, ऐसा बताया गया। इन सभी 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ एक केस चला। सभी देशद्रोह के मामले में शामिल पाए गए और सबको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां दाग दी गईं। कुछ ही महीनों में कहा जाता है 100 से ऊपर बाथ पार्टी मेंबर्स और खत्म कर दिए गए। लगभग हर उस इंसान को हटा दिया गया जो सद्दाम के लिए चुनौती या खतरा बन सकता था। ये सद्दाम के तानाशाही की शुरुआत भर थी। उसके बाद 24 साल की तानाशाही में इराक और पूरी दुनिया के लिए सद्दाम हुसैन क्या था, सुनेंगे तानाशाह सद्दाम के अगले एपिसोड।